नमः संस्कृत छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 की जो संधि का प्रकरण था वो अपना पूरा हो चुका और मैंने आपसे कहा था कि एक कक्षा ऐसी लेके आऊँगा जिसमें आपकी पुस्तक जो सेमुसी है उस पुस्तक में जितने भी संधि के उदाहरण दिए गए हैं वो सारे अपने पूरे करेंगे। तो छात्रों, उसी कड़ी में ये अपने जो आज की कक्षा है इसमें संधि के जितने भी उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वो सारे मैंने उठाए हैं। उसके अलावा जितने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो भी, और अन्य जो इम्पोर्टेंट है बाहर से जो लिए गए हैं वो भी इस कक्षा में अटैच किए गए हैं। तो आज की इस क्लास को ध्यान से देख लें, एक बार, दो बार, तीन बार इसका दोहरान कर लें। अगर सब कुछ सही रहा, माँ भारती की कृपा रही, तो आपके परीक्षा में संधि का सवाल इस कक्षा क्लास में से आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार जो व्यंजन संधि है आपके, क्योंकि स्वर संधि तो आपके लगती नहीं है, तो व्यंजन संधि लगती है। तो व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में पहला पार्ट लगता है सचुत्व संधि। अब सचुत्व संधि में आपको पता है कि तय वर्ग के बाद चय वर्ग आ जाए तो तय वर्ग का चय वर्ग बनेगा, यानी तय का चय बनेगा। तो उसी प्रकार इसके जितने उदाहरण आपके बुक में थे उनको देखते हैं। जैसे एक तो था सत्य प्लस चित्त, तो तय के बाद चय आ गया, ये देखिए तय के बाद चय आ गया तो ये बन गया चय। ये तय भी क्या बन गया, चय बन गया। देखिए ये तय भी क्या बन गया, चय, तो ये बन गया सच्चित। उसी तरह शरत प्लस चंद्र, तय का फिर चय बन गया तो शरत चंद्र। कदाचित प्लस चय, फिर तय का चय बन गया कदाचित। सत्य प्लस चरित्र तो सच्चरित्र। उसी तरह सत्य प्लस जन है तो सज्जन है। इसको देखो ध्यान से, एक समझने वाली चीज़ है यहाँ पर। अगर सज्जन में आपसे संधि पूछे तो आपको बतानी तो सचुत्व है, ठीक है, लेकिन इसका संधि विच्छेद अगर करने को दे तो आप सद प्लस जनह भी कर सकते हो और सत प्लस जनह भी कर सकते हो, दोनों सही है। जब सत्य प्लस जनह करते हैं अपने, तो पहले इसमें जसत्व लागू होकर के दय बनेगा। आपको पता है जसत्व में वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है। अगर सत्य प्लस जनह करते हैं तो इसमें जैसे सज्जनह में आपसे संधि पूछ ले तो आपको इसमें बताने तो सचुत्व है क्योंकि दय का जय बन रहा है, लेकिन पहले तय का जय बन रहा है, इसमें जसत्व भी है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि सज्जन का संधि विच्छेद पूछ ले तो आप सद प्लस जनह कर सकते हो और सत्य प्लस जनह भी कर सकते हो। सत्य प्लस जनह करे तो कोई समस्या नहीं है, इसमें आपको सचुत्व दिख रही है। लेकिन जब सत्य प्लस जनह करो तो ब्रैकेट में लिख देना पहले जसत्व होकर के फिर सचुत्व हुई, ठीक है। पहले कौन सी हुई थी, जसत्व, जो इस तय का दय बनाएगी, ठीक है, फिर सचुत्व करेगी, दय का जय बनाएगी, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लो। जब आपसे पूछ ले कि इस सज्जनय में संधि कौन सी है, अगर सीधा पूछ ले सज्जनय में संधि कौन सी है और आप सत्य प्लस जनय कर देते हो तो सचुत्व लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सत्य प्लस जनय करते हो जो इसमें लिखा हुआ है सत्य प्लस जनय, तो फिर आपको इसमें पहले जसत्व बतानी पड़ेगी क्योंकि तय का दय बनेगा तीसरा और फिर दय का जय बनेगा। तो पहले इसमें जसत्व बतानी पड़ेगी और उसके बाद आपको इसमें सचुत्व बतानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए, उद प्लस ज्वलम, तो दय का जय बन गया, सचुत्व है, दय का जय बन गया। उज्ज्वलम। रामस प्लस चय, मैंने ये भी कहा था सचुत्व संधि में स के बाद चय वर्ग आ जाए तो स का भी शय बनेगा, तो ये बन गया रामश्च। अब रामश्च में आप विसर्ग भी बता सकते हो, सत्व विसर्ग संधि, क्योंकि राम है प्लस चय होता है, राम है प्लस चय, तो रामश विसर्ग का स बन जाएगा, रामस बन जाएगा, और चय आने के बाद रामश्च बन जाएगा, तो दोनों सही है। उसी तरह क है प्लस चित और कस प्लस चित में कश्चित, दोनों सही मान जाएगी। ये ध्यान से देख लेना। सार्गिन प्लस जय, तो न के बाद न तय वर्ग का है, उसके बाद जय चय वर्ग का आ गया, तो ये भी चय वर्ग का बनेगा, और न पांचों वर्ण है तो चय वर्ग का पांचों ये बनता है, तो ये बन गया सार्गिन जय है, ऐसे बन गया, ठीक है, ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं सटुत्व संधि पर। सटुत्व संधि के ज़्यादा उदाहरण आपके बुक में नहीं है, मुश्किल से एक दो मिलेंगे,
मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं। एक तो है तत् प्लस टीका, तय के बाद तय आ गया, वो वाले सचुत्व में था, वहाँ चय वर्ग बना था, यहाँ टय वर्ग बनेगा, तो तट टीका, ठीक है, 2 तय बन गए। रामस प्लस टीकते तो सह का श बन गया, ठीक है, रामस टीकते। आगे चलते हैं। ये जो अलग उदाहरण लिए गए हैं ये मैंने कहीं और से उठाए हैं, आपकी बुक के नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट आप देख लेना। जैसे पेश प्लस ता, सह के बाद तय वर्ग आ गया, और आपको पता है सचुत्व और ष्टत्व दोनों संधियाँ ऐसी है जो दोनों तरफ अपना प्रभाव डालती है, प्लस के सामने भी और प्लस के बाद भी। जो इसको बीच में प्लस है इसको धन बोलते हैं, ठीक है, धन से पहले और धन के बाद भी। पेश धन ता, तो इस तय का टय बन जाएगा तो बन गया पेष्टा। वैसे कृष प्लस न है तो कृष्ण है, न का नय बन गया, टैट है डैट है नय, 5वां वर्ण, ठीक है। उद्द प्लस डैनम, दै का डय बन जाएगा क्योंकि तय वर्ग के बाद टय वर्ग आ गया तो बन गया उड्डयनम। इश प्लस तय, तय का फिर टय इष्ट है, और राश प्लस त्रम, त्रम में पहला वर्ण तय है तो तय का टय बनेगा ट्रम बनेगा, और राष्ट्रम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा राष्ट्रम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है जसत्व संधि, ये यद प्लस उक्तम आपकी बुक का है, बाकी जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को अलग से लिए गए हैं। देखो यद उक्तम एक शब्द है, यद उक्तम, यत प्लस उक्तम, यत प्लस उक्तम तय था, और आपको पता है जसत्व संधि में मैंने पढ़ाया था आपको कि बाद में चाहे कुछ भी हो आप तय का द बनाना पहले, तो यहाँ तय का क्या बना दिया द, यदुक्तम। वैसे ही वाक प्लस ईस वागीस है, और जगत प्लस ईस जगदीश है, ये आपको पहले कक्षा में समझाया हुआ है। अगर ये क्लास आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही है तो इससे पहले की जो 2-3 क्लासें और हैं उनका एक बार अध्ययन करके फिर इस कक्षा को देखें, ठीक है। ये सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके एक तुरंत 5-10 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। वैसे ही सट प्लस आनंद सडानन, ठीक है। दिग प्लस अंबर है दिगंबर है, अच प्लस अंत है अजंत है, सुप प्लस अंत है सुबंत है, ठीक है। आगे है सट प्लस दर्शनम षड दर्शनम, तय का डय बन गया, ठीक है। तय का डय क्यों बना, क्योंकि सटुत्व लागू हो रही है, सॉरी जसत्व लागू हो रही है अपने से तीसरा वर्ण, तय का डय अपने से तीसरा वर्ण, षड दर्शन। दिग प्लस गजय है दिग्गजय है, ठीक है, कै का गय तीसरा वर्ण बन गया। आगे चलते हैं चरत्व संधि पर। चरत्व संधि आपको पता है वर्ग का पहला बनाएगी, जसत्व जय चय छः जय तीसरा है तो तीसरा बनाएगी, और चरत्व चय पहला है तो ये पहला बनाएगी। जैसे सद प्लस कार है तो बन गया सत्कार है, विपद प्लस काल है तो बन गया विपत काल है, ठीक है, दै का तय बन रहा है। आगे देखते हैं तद प्लस फलम तो तत्फलम, दै का तय, और सर्द प्लस काल है तो सर्त काल है, ठीक है। अनुस्वार संधि, इसको थोड़ा ध्यान से समझ के करना क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूजन रहते हो। देखो अनुस्वार संधि में जो अनुस्वार है ये मैं का बनता है, लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मैं का अनुस्वार न बन करके इसके बाद जो वर्ण होगा उसके वर्ण का 5वां वर्ण बन जाता है। तो आपको करना क्या है इसी कंडीशन में, आपके पाठ्यक्रम में ये जो संधि है अनुस्वार संधि, ये अनुस्वार संधि है, न कि पर रूप सवर्ण संधि। देखो जो मैं का बाद वाले वर्ण के समान बनेगा, जैसे मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। ये सब देखिए सम प्लस चरणम, आप इसको संचरणम भी कर सकते हो और संचरणम भी कर सकते हो। उच्चारण दोनों का लगभग सेम होगा, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ अनुस्वार बन गया और यहाँ य बन गया। अब य इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर रूप सवर्ण संधि है। ये पर रूप सवर्ण संधि ये होती है, ये कहती है कि अगर मैं के बाद कोई वर्ण है तो मैं उस वर्ण का 5वां वर्ण बन जाएगा। जैसे चय का 5वां होता है चय छः जय जय ये, तो ये मैं बन गया ये में, और इसको संचरणम लिखें तो भी सही है। वैसे ही धूमम प्लस मुंचती तो धूमम मुंचती, आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि मैं का 5वां मैं ही होता है, और धूमम मुंचती अनुस्वार भी कर सकते हो। आगे देखिए किम प्लस चय, अब ये किम प्लस जो चय है इसको किंच भी लिख सकते हैं क्योंकि चय का 5वां, और किम चय भी कर सकते हैं। नगरम प्लस तू, मैं को न भी बना सकते हैं क्योंकि इसका तय का 5वां नगरम तू हो जाएगा, और नगरम प्लस तू ये भी कर सकते हो। विपन्नम प्लस चय तो विपन्नंच भी कर सकते हो, वही चय का 5वां, और विपन्नम प्लस चय भी कर सकते हो। किम प्लस नु तो इसका किम नु भी कर सकते हो और किन्नु भी कर सकते हो, दोनों सही होंगे, ठीक है। आगे है भुज नगरम तू, तो भुज नगरम प्लस तू, भुज नगरम प्लस तू।
सम प्लस चय है, ये संचय है बनता है और संचय है बनता है, दोनों बनते हैं, मैंने अभी आपको बताया। बाकी ये 3-4 उदाहरण है। और देखिए जैसे हरिम प्लस वंदे, मैंने आपको समझाया था कि अनुस्वार संधि में मैं के बाद में कोई व्यंजन आ जाए तो अधिकतर उस मैं का अनुस्वार बनता है। जैसे हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे तो बन गया हरिम वंदे, ठीक है। गृहम गच्छति तो गृहम गच्छति मैं का अनुस्वार बन गया, ठीक है। क्या बन गया? मैं का अनुस्वार बन गया। धर्मम चर तो धर्मम चर मैं का अनुस्वार, रामम भज, भारतम वंदे तो भारतम वंदे मैं का अनुस्वार बन रहा है। आगे चलते हैं। आगे है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग में पहली संधि है सत्व संधि। सत्व संधि ऐसी है जो विसर्ग का स बनाए। कंडीशन क्या थी आपको याद है तो? कंडीशन ये थी कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए तो विसर्ग का स बनेगा या श आए। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा। अगर फिर भी याद नहीं तो एक बार उस क्लास का दोहरान करके फिर इस क्लास को देखिए। मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ, पहले उन क्लासों का एक बार दोहरान करके फिर इस क्लास को देखना, क्योंकि इसमें मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप इसमें समझना चाहते हो तो इसमें आपके एक बार दिमाग में बैठ जाएगी। समझना चाहते हो तो आपको उस क्लास में जाना पड़ेगा। जैसे पहला उदाहरण है सत्व संधि का, मैंने कहा ना विसर्ग का स बनेगा तो गावह प्लस च, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला वर्ण आ गया तो विसर्ग का स बनेगा। लेकिन यहाँ पर सचुत्व भी लागू हो रही है, ठीक है, क्योंकि स बनेगा वो स ये दंत्य स बनेगा, ठीक है। लेकिन स के बाद च वर्ग है तो स का श बन जाएगा और शब्द बनेगा गावश्च, ठीक है। उसी तरह रक्त है प्लस च तो रक्तश्च। योजकस तत्तर तो योजक है प्लस तत्तर, क्योंकि तय है तो सह का कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो वैसा का वैसा योजकस तत्तर। शिशु है प्लस तू तो शिशवस्तु, ये आपकी बुक में से लिया गया, ठीक है। ये भी बुक में से, ये 3-4 बुक में से। मन है प्लस ताप है तो बन गया मनस्ताप है। नम है प्लस ते नमस्ते, ठीक है, क्योंकि वर्ग का पहला वर्ण है तो इसलिए विसर्ग का स बन गया और स के बाद तय है तो स का स रहा, कोई चेंजिंग नहीं। उसके बाद है उत्तव संधि, और आपकी बुक में उत्तव संधि और ऋत्व संधि के इतने उदाहरण हैं कि उसको लिखो तो मतलब 2 पेज भर जाए। जैसे आपका एक चैप्टर लगता है, वो कौन सा है, हाँ विचित्र साक्षी वाला, इसमें तो उत्तव संधि और ऋत्व संधि इतने उदाहरण हैं कि बस पूछो मत, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप उस पाठ को भी देख लेना। अगर आपको लगे कि सर इम्पोर्टेंट है, आप एक बार करवा दो, तो मैं उस पाठ के जितने भी इम्पोर्टेंट है एक बार फिर से बता दूंगा, बता देना, मेरे को कमेंट करके बता देना। उत्तव संधि देखिए, उत्तव संधि में आपको पता है कि विसर्ग का उ बनता है और ए के बाद कब बनता है विसर्ग का उ, इसकी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ए के बाद विसर्ग और फिर से ए आ जाए तो इस विसर्ग का उ बनेगा, ठीक है। और जब विसर्ग का उ बनेगा, विसर्ग का, ध्यान से एक बार बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए, ए के बाद विसर्ग हो और फिर से ए आ जाए तो इस विसर्ग का बनेगा उ, यानी कि ऐसी कंडीशन, और फिर सामने ए है ही। जब ए और उ सामने आते हैं तो गुण होकर के ओ बनते हैं, ठीक है, और ओ के बाद ए आता है तो अवग्रह बन जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन हो रही ओ ए यानी अवग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, अन्य है प्लस अपि, अन्य है प्लस अपि, अन्य है ए के बाद विसर्ग है, बाद में ए आ गया तो विसर्ग और ए का ओ बन जाएगा, इसका अवग्रह जैसे अन्योपि। उसी तरह समुद्रितो अस्ति, ये आपकी बुक में से लिया गया है। देखो जब भी आप पाठ पढ़ते हो तो लिखते हैं ना कि ये फलाने चैप्टर से फलाने ग्रंथ से लिया गया है, समुद्रितो अस्ति, ठीक है। तो वो समुद्रितो अस्ति और संकलितो अस्ति वहीं से मैंने उठाई है, क्या पता पेपर बनाने वाला यहाँ से उठा ले। तो समुद्रितो अस्ति, अस्ति को अलग करेंगे और समुद्रित है को अलग, विसर्ग का ओ बना था, ठीक है। उसी तरह संकलित है प्लस अस्ति का संकलितो अस्ति, क है प्लस अत्र का को अत्र विसर्ग का ओ, अनभिज्ञ है प्लस अहम का अनभिज्ञो अहम, ठीक है। आगे चलते हैं। वय है प्लस अनुरोधात का वयो अनुरोधात, वय है प्लस अनुरोधात तो वयो और अय का अवग्रह है अनुरोधात। चोर है प्लस अयम का चौरो अयम, ठीक है, विसर्ग का ओ और अय का अवग्रह है चौरो अयम। प्रबुद्ध है प्लस अतिथि का प्रबुद्धोतिथि, प्रबुद्ध है प्लस अतिथि का प्रबुद्धो अतिथि। सहस्रो अन्य का सहस्र प्लस अन्य, विसर्ग और सह का सॉरी ए और विसर्ग का ओ और ए का अवग्रह है, ठीक है। विचित्रो अयम तो विचित्र है अयम। भूकंपो जाए थे, यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है
कि यहाँ पर आपकी उत्तु संधि तो हो रही है, लेकिन हसी च सूत्र से हो रही है, जिसमें ए के बाद विसर्ग न आकर के किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा। और डिटेल में पढ़ना तो आपको पता है, पीछे वाली क्लास में जाकर आपको देखना पड़ेगा। जिसे भूकंपः प्लस जायते बन गया भूकंपो जायते, भूकंपः प्लस जायते भूकंपो जायते। प्राणेभ्यः प्लस अपि तो प्राणेभ्यो अपि, कह प्लस अपि को अपि, ये शायद ऊपर पढ़ चुके हैं, कह प्लस अयम एक जैसा ही है, ठीक है। ये आपकी बुक से लिए गए हैं सारे के सारे। सज्जो प्लस अस्मि तो सज्जः अस्मि, सज्जो अस्मि सज्जः अस्मि। आत्मनः अधिकार सदृशम तो आत्मनो अधिकार सदृशम। पिपासितो अपि तो पिपासितः अपि, वही है, ए का अवग्रह है और पहले वाले ए और विसर्ग का ओ। रिक्तः असि तो रिक्तो असि, ठीक है। मीनः अयम तो मीनो अयम, मीनोयम मीनः अयम, ए और विसर्ग का ओ और अव का अवग्रह है। खगः मानी खगो मानी, ये वो वाला है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आ जाए, एक के बाद विसर्ग और ये पांचवा वर्ण है तो खगो मानी। मीन है नु, मीनो नु फिर पांचवा आ गया। पिपासित है वा, पिपासितो वा, यह व रह भी उसमें प्रभाव डालते हैं। पुरतो माँ तो पुरत है माँ, ठीक है। आगे आपकी ऋतु संधि, और मुझे ऐसा लगता है ऋतु संधि में आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा। देखिए ऋतु संधि पढ़ते हैं। ऋतु संधि क्या थी, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि ए या आ को छोड़ करके किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो तो उस विसर्ग का रह बन जाएगा। जिसे प्रकृति ही, ई के बाद विसर्ग है तो ये विसर्ग का रह बन जाएगा, रह में एक ही मात्रा तो प्रकृति रेव। बही प्लस अंतः प्लस जगति, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ए है और यहाँ अंतः में भी ए है और जगति। अब आपके ध्यान में आएगा सर अभी तो आप बोलते हैं ए के बाद विसर्ग नहीं आना चाहिए, यहाँ तो विसर्ग है, लेकिन ऋतु संधि मैंने एक पार्ट और पढ़ाया था, उसमें कहा था कि अव्यय अथवा ऋकारांत शब्दों के बाद विसर्ग आ जाए तो उसका रह बनेगा। ये अंत है, अव्यय है, इसलिए इस विसर्ग का भी रह बनेगा और इस विसर्ग का भी रह बनेगा। तो शब्द बनेगा बहिर अंतर जगति। बही में जो रह बना उसमें ए की मात्रा आ गई और तय के बाद विसर्ग का रह बना वो ऊपर चला गया, तो बहिर अंतर जगति, ठीक है। आगे देखिए, आगे है ये बुद्धि प्लस बलवती। देखिए ये आपकी बुक का नाम, बुक में एक पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती, इसलिए मैंने इसको उठाया है। तो बुद्धि प्लस बलवती, विसर्ग ई के बाद विसर्ग था और बाद में ब तीसरा वर्ण आ गया तो विसर्ग का रह बन गया। पितुः गृहम तो पितुः गृहम, पितुर्गृहम की विसर्ग के बाद घर का तीसरा वर्ण। अह प्लस अह, ये एक अव्यय पद है, अह मतलब दिन होता है, ठीक है। अह प्लस अह, विसर्ग के बाद अह आ गया तो विसर्ग का रह बन गया, अव्यय के बाद विसर्ग है इसलिए विसर्ग का रह बन गया। अहर अह। पदाति ही प्लस एव, तो विसर्ग के बाद सॉरी ई के बाद विसर्ग है तो पदाति रेव बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विस्फोट ही प्लस अपि, ऐ के बाद विसर्ग है, किसके बाद है, ऐ के बाद विसर्ग है तो विस्फोट ही रपि, विसर्ग में रह बनेगा और रह में ए की मात्रा आ जाएगी। तो यही अल्प ही, वही विसर्ग का रह और रह में ए की मात्रा, तो ये अल्प ही। अल्प ही अपि तो अल्प ही रपि, वही है विसर्ग का रह। तरोह अपि तरोरपि, वही। वृष्टि भी आद्रयंती, वृष्टि भी प्लस आद्रयंती, ठीक है। लास्ट संधि है विसर्ग लोप संधि। बालकाः हसन्ति ही, तो विसर्ग लोप संधि में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ विसर्ग हटा करके लिख दो, विसर्ग हटा करके लिख दो। जैसे ये है, इनको हटा दो, ये है, इनको हटा दो, बस ऐसा कैसा लिख दो। जैसे देखो, बालकाः हसन्ति का बालकाः हसन्ति लिखा है, ठीक है। बालकाः हसन्ति का बालका हसन्ति। देवाः वदन्ति का देवा वदन्ति। सरिताः वहन्ति का सरिता वहन्ति। वामन कल्प है एव, ये आपकी बुक का है अभी, वामन कल्प है आपकी बुक का है, तो वामन कल्प एव, ठीक है। ये आपकी बुक में, और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे अन्य जगहों से उठाए गए कुछ सामान्य संधि के उदाहरण थे जो आपको अभी इस क्लास में हुए हैं। अब इसके बाद कौन सी क्लास लगानी है मुझे आप कमेंट करके बता देना,
तो मैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार जो भी क्लास लगानी हो, जो भी हो, जैसे आपके अभी टॉपिक लगभग सारे ही पड़े हैं, प्रत्यय हैं, संख्या ज्ञानम है, समास है, कारक हैं, ये बड़े बड़े टॉपिक है जो मैं आपको करवा सकता हूँ। तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके जो दोस्त हैं उनमें भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमः संस्कृताय।